नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 नई रक्षा कंपनियों का लोकार्पण किया। कहा, ये कंपनियां भविष्य में देश की सैन्य शक्ति का मजबूत आधार बनेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने में रक्षा विनिर्माण की भूमिका महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा, देश अब अपने पारंपरिक कौशल को आधुनिक संभावनाओं से जोड़ रहा है। गुजरात के सूरत में वर्चुअल माध्यम से छात्रावास के पहले चरण का भूमि पूजन किया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 97 करोड़ 14 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, महामारी पर नियंत्रण के लिए वैश्विक टीकाकरण महत्वपूर्ण। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस 2021 के परिणाम घोषित। कुल 41,862 उम्मीदवार सफल हुए। विजयदशमी का पर्व आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बधाई दी। और दुबई में आईपीएल के फाइनल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से। दोपहर समाचार में मनोज के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान के लिए चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का अभिनंदन। इसके साथ ही आप सतर्क रहें, क्योंकि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। हमारी आपसे यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाने और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करने की अपील है। त्योहारों के समय 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 7 नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को समर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 41 आयुध निर्माणियों को 7 कंपनियों में बदलने से रक्षा तैयारियों में देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र ने राष्ट्र सुरक्षा के लिए हाथ मिलाया है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और उसे नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से देश के रक्षा क्षेत्र में नवाचार की कमी देखी गई। उन्होंने कहा कि ये 7 नई कंपनियां रक्षा क्षेत्र में प्रगति और आत्मनिर्भरता की दिशा में सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन कंपनियों के पास 65,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऑर्डर इस बात का प्रमाण है कि देश का इनमें विश्वास बढ़ रहा है। इन नई कंपनियों के लिए भी देश ने अभी से ही 65,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। ये हमारी डिफेंस इंडस्ट्री में देश के विश्वास को दिखाता है। बढ़ता हुआ विश्वास नजर आ रहा है। एक कंपनी एम्यूनिशन और एक्सप्लोजिव की जरूरतों को पूरा करेगी, तो दूसरी कंपनी आर्मी व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करेगी। इसी तरह एडवांस वेपन्स और इक्विपमेंट हो, ट्रूप्स कंफर्ट आइटम हो, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हो या पैराशूट, हमारा लक्ष्य है कि भारत की एक कंपनी न केवल इन क्षेत्रों में एक्सपर्टाइज हासिल करे, बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड भी बने। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार रक्षा क्षेत्र में इतने बड़े सुधार हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि भारतीय कंपनियां न केवल अपने उत्पादों में विशेषज्ञता हासिल करें, बल्कि एक वैश्विक ब्रांड भी बने। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर प्रतिस्पर्धी लागत हमारी ताकत है, वहीं गुणवत्ता और विश्वसनीयता रक्षा उत्पादों की पहचान होनी चाहिए। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश का लक्ष्य भारत को अपने दम पर दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत बनाने का है। भारत में आधुनिक सैन्य इंडस्ट्री के विकास का है।
पिछले 7 वर्षों में देश ने मेक इन इंडिया के मंत्र के साथ अपने इस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज देश के डिफेंस सेक्टर में जितनी ट्रांसपेरेंसी है, ट्रस्ट है और टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच है, उतनी पहले कभी नहीं थी। प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप्स कंपनियों से एक दूसरे के अनुसंधान और विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए इस नई यात्रा का हिस्सा बनने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने इन 7 नई कंपनियों को न केवल बेहतर उत्पादन वातावरण उपलब्ध कराया है, बल्कि पूर्ण कार्यात्मक स्वायत्तता भी दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि कर्मचारियों के हितों का पूरी तरह से ध्यान रखा जाए। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए रक्षा उत्पादन महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में देश का रक्षा उद्योग न केवल आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, बल्कि रक्षा निर्यात में भी इसने नई ऊंचाइयों को हासिल किया है, जो अब तक असंभव था। आज हमारा देश अपनी पूरी क्षमता और पोटेंशियल के साथ दुनिया भर के लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में सामने आने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारा उद्देश्य पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ डिफेंस सेक्टर में डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भारत को दुनिया के शीर्ष देशों में लाकर खड़ा करना है, यह हमारा उद्देश्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश अब अपने पारंपरिक कौशल को आधुनिक संभावनाओं से जोड़ रहा है। आज गुजरात के सूरत में सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज द्वारा निर्मित छात्रावास के पहले चरण के भूमि पूजन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को पढ़ाने का विकल्प दिया गया है। अब पढ़ाई केवल डिग्री तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे कौशल से जोड़ा जा रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रोफेशनल कोर्सेज की पढ़ाई स्थानीय भाषा में, मातृभाषा में कराए जाने का विकल्प भी दिया गया है। अब पढ़ाई का मतलब डिग्री तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पढ़ाई को स्किल के साथ जोड़ा जा रहा है। देश अपनी पारंपरिक स्किल को भी अब आधुनिक संभावनाओं से जोड़ रहा है। स्किल और इकोसिस्टम से मिलकर आज नए भारत की नींव रख रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया की सफलता हमारे सामने है। इस छात्रावास भवन में लगभग 1,500 छात्रों के लिए आवासीय सुविधाएं हैं। इसमें सभागार और विशेष पुस्तकालय भी है। छात्रावास के निर्माण का दूसरा चरण अगले वर्ष आरंभ होगा, जिसमें 500 लड़कियों के रहने की सुविधा होगी। कि साल 2024 तक दोनों फेज का काम पूरा कर लिया जाएगा। कितने ही युवाओं को, बेटे बेटियों को आपके इन प्रयासों से एक नई दिशा मिलेगी, उन्हें अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिलेगा। मैं इन प्रयासों के लिए सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज को और विशेष रूप से अध्यक्ष श्री कांजी भाई को भी और उनकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे इस बात से भी बहुत संतोष है कि सेवा के इन कार्यों में समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की चेष्टा है, प्रयास है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के लोगों की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये उनके लिए गर्व की बात है कि गुजरात ने सामाजिक विकास के कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाई है। इस अवसर पर उन्होंने सरदार पटेल को याद किया और कहा कि सरदार पटेल ने इस बात पर जोर दिया था कि जाति और पंथ को राष्ट्रीय विकास के कार्य में बाधा नहीं बनने देना चाहिए। श्री मोदी ने वल्लभ विद्यानगर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस स्थान को इसलिए विकसित किया गया ताकि शिक्षा का विस्तार हो सके और ग्राम विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मात नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मात नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 नई रक्षा कंपनियों का लोकार्पण किया। कहा, ये नई कंपनियां भविष्य में देश की सैन्य शक्ति का सुदृढ़ आधार बनेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने में विनिर्माण की भूमिका महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा, देश अब अपने पारंपरिक कौशल को आधुनिक संभावनाओं से जोड़ रहा है। गुजरात के सूरत में वर्चुअल माध्यम से छात्रावास के पहले चरण का भूमि पूजन किया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 97 करोड़ 14 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, महामारी पर नियंत्रण के लिए वैश्विक टीकाकरण महत्वपूर्ण है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस 2021 के परिणाम घोषित। कुल 41,862 उम्मीदवार सफल हुए। विजयादशमी का पर्व आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बधाई दी। और दुबई में आईपीएल के फाइनल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 97 करोड़ 14 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 30,26,000 से अधिक टीके लगाए गए। देश भर में कल 16,000 नए रोगियों की पुष्टि हुई। वर्तमान में 2,03,678 रोगियों का उपचार चल रहा है। मंत्रालय ने बताया है कि देश में स्वस्थ होने की दर 98.07% हो गई है। केंद्र ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 100 करोड़ 35 लाख से अधिक कोविड टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 10 करोड़ 53 लाख से अधिक टीके अब भी मौजूद हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कोविड टीके की पहुंच और सामर्थ्य में अधिक भागीदारी का आग्रह किया है, क्योंकि दुनिया इस महामारी से तेजी से बाहर निकलने के प्रयास में है। वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक बैठक में भाग लेते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का ये मानना है कि इस महामारी से निपटने के लिए सभी को टीका लगाया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कृषि, श्रम और वित्तीय क्षेत्र सहित व्यापक सुधारों से अर्थव्यवस्था को गति मिलने की उम्मीद है। सुश्री सीतारामन ने कल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक बैठक में भी भाग लिया। बैठक में सदस्य देशों द्वारा कोविड का मुकाबला करने और आर्थिक सुधारों की दिशा में किए गए कार्यों और उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस 2021 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। दिल्ली क्षेत्र के मृदुल अग्रवाल ने 360 में से 348 अंक हासिल कर प्रथम रैंक हासिल की है। काव्या चोपड़ा ने महिला वर्ग में शीर्ष रैंक हासिल की। उन्होंने 360 में से 286 अंक प्राप्त किए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा है कि भारत जैसे देश के लिए सभी पर लागू होने वाली जनसंख्या नीति की आवश्यकता है। जनसंख्या नीति में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि जनसंख्या असंतुलन देश के विकास में समस्याएं पैदा कर सकता है। उन्होंने अवैध घुसपैठियों पर नजर रखने के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की आवश्यकता पर जोर दिया। वे आज नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वार्षिक विजयदशमी समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री भागवत ने चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के भारत विरोधी रवैये पर भी सवाल उठाए। भारत की आजादी में स्वतंत्रता सेनानियों के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए श्री भागवत ने अपील की कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान नई पीढ़ी को इस गौरवशाली इतिहास की जानकारी दी जानी चाहिए। विजयदशमी का पर्व आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। विजयदशमी भगवान राम की रावण पर विजय और बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। ये नवरात्र और दुर्गा पूजा अनुष्ठान की समाप्ति का भी प्रतीक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को दशहरे पर बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज लद्दाख के द्रास में सैनिकों के साथ दशहरा मनाएंगे।
राष्ट्रपति कोविंद जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 2 दिन की यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दूसरे दिन आज द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर रामनाथ कोविंद पहली बार कारगिल युद्ध स्मारक का दौरा कर रहे हैं। उनके आगमन पर लद्दाख एलजी आर.के. माथुर द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक में राष्ट्रपति की अगवानी करेंगे। युद्ध में शहीदों के श्रद्धांजलि देने के लिए कारगिल युद्ध स्मारक पर राष्ट्रपति पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। सेना के अधिकारियों उन्हें सोलोलिंग की तलहटी में कारगिल युद्ध के बारे में जानकारी देंगे। राष्ट्रपति श्री कोविंद सशस्त्र बलों के साथ युद्ध स्मारक पर शस्त्र पूजा के साथ विजयदशमी समारोह में भाग लेंगे। बाद में वह सैनिकों से बातचीत करेंगे। कारगिल हिल काउंसिल सीईसी फिरोज अहमद खान और लद्दाख सांसद जामेंग सेरिंग नामग्याल भी राष्ट्रपति के कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहेंगे। कारगिल में अनायत अली के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए ले से रमेश चंद्रा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में विजयदशमी के पर्व पर विशेष पूजा कर रहे हैं। श्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी भी हैं, जहां बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार विजयदशमी पूरे धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। श्री आदित्यनाथ दिन भर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेंगे। शाम को गोरक्षा पीठ के मुख्य पुजारी के रूप में श्री आदित्यनाथ शहर में रथ यात्रा का नेतृत्व करेंगे। रथ यात्रा का समापन मंदिर से कुछ किलोमीटर दूरी पर मानसरोवर रामलीला मैदान में होगा, जिसमें योगी आदित्यनाथ श्री राम और लक्ष्मण का राज तिलक करेंगे। राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। डॉक्टर कलाम भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी विख्यात हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर कलाम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम ने अपना जीवन भारत को सुदृढ़, समृद्ध और सक्षम बनाने में समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर कलाम देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगे। वयोवृद्ध समाचार वाचक और संपादक जया बालाजी का कल चेन्नई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 75 वर्ष की थी। जया बालाजी ने 1967 में आकाशवाणी चेन्नई में क्षेत्रीय समाचार एकांश में अपने कार्य की शुरुआत की। उन्होंने आकाशवाणी तिरुचिरापल्ली तथा नई दिल्ली में भी कार्य किया। वे 2005 में सेवानिवृत्त हुईं। दुबई में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स पहले क्वालीफायर में दिल्ली कैपिटल्स को, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स एलिमिनेटर मुकाबले में बेंगलोर को और दूसरे क्वालीफायर में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर फाइनल में पहुंची है। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार आजादी के तराने शीर्षक से कार्यक्रम प्रसारित करता है। ये कार्यक्रम उन देशभक्ति गीतों पर आधारित है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों में उत्साह का संचार किया था। आजादी के तराने परिक्रमा कार्यक्रम में आज शाम 4:45 पर प्रसारित किया जाएगा। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनमानस को उत्प्रेरित कर स्वतंत्रता का अलख जगाने और मातृभूमि के प्रति सेवा, समर्पण और त्याग की ज्वाला प्रज्वलित कर देने वाले अमर गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आजादी के तराने सुनना न भूलें। एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के तराने सिर्फ आकाशवाणी पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज हम महान मगर गुमनाम क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी दुर्गा देवी वोहरा को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।
उन्हें दुर्गावती देवी के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गावती का निधन 15 अक्टूबर 1999 को हुआ। वो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की प्रमुख सदस्य थीं। एसोसिएशन के सदस्य भगवती चरण वोहरा उनके पति थे, इसलिए एसोसिएशन के सदस्य उन्हें भाभी कहते थे और वो भारत के क्रांतिकारियों के बीच दुर्गा भाभी के नाम से लोकप्रिय हो गईं। उस समय दुर्गावती कुछ ऐसी महिला क्रांतिकारियों में शामिल थीं जिन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति में सक्रिय रूप से भाग लिया। 17 दिसंबर 1928 को सॉन्डर्स की हत्या के बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु सहायता के लिए दुर्गा देवी के पास आए। दुर्गा देवी ने उन्हें पैसे तो दिए ही, लाहौर से निकलने में भी उनकी सहायता के लिए सहमत हो गईं। उन्होंने भगत सिंह की पत्नी का भेष बनाया और अपने नवजात पुत्र सचिन को गोद में लेकर उनके साथ चल दी। राजगुरु उनके सेवक के रूप में उनका सामान उठाकर चल रहे थे। पुलिस के पहरे के बीच वे निर्भीकता से निकल गए और लखनऊ के लिए ट्रेन के प्रथम श्रेणी डिब्बे में सवार हो गए। वहां से उन्होंने कलकत्ता की ट्रेन पकड़ी। कोई पहचान न सके इसके लिए भगत सिंह ने पहले दिन ही दाढ़ी काट ली थी और बाल छोटे कर लिए थे और पश्चिमी पोशाक पहनकर वहां से निकले थे। कलकत्ता कांग्रेस के कुछ सत्रों में भाग लेने के बाद दुर्गा देवी अपने पुत्र को लेकर लाहौर लौट गईं। अप्रैल 1929 में भगत सिंह और उनके सहयोगी बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली कुर्सियों के बीच कम तीव्रता के 2 बम फेंके। लाहौर में जांचकर्ताओं ने कश्मीर हाउस में HSRA की बम फैक्ट्री ढूंढ निकाली, जो दुर्गा भाभी के पति भगवती चरण वोहरा के नाम से किराए पर ली गई थी। सुखदेव, जयगोपाल और किशोरी लाल को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन भगवती चरण गायब हो गए। इस दौरान दुर्गा देवी ने लाहौर में क्रांतिकारियों के परिवारों का समर्थन किया और फरार क्रांतिकारियों के लिए पत्र भेजने में सहायता की। जेल में 63 दिन की भूख हड़ताल में मृत्यु के बाद लाहौर से कलकत्ता तक क्रांतिकारी जतिन दास के अंतिम जुलूस में दुर्गा देवी भी साथ थीं। वे इस दौरान क्रांतिकारियों के लिए हथियारों की खरीद के कार्य में भी शामिल रहीं। 1929 में भगवती चरण और दुर्गा देवी चंद्रशेखर आजाद, यशपाल और वैशंपायन के साथ उस योजना में भी शामिल थे जो भगत सिंह को बोस्टल से लाहौर जेल ले जाने के दौरान पुलिस वैन पर धावा बोलकर भगत सिंह को आजाद कराने के लिए बनाई गई थी। 28 मई 1930 को जंगल में बम का परीक्षण करते समय भगवती चरण की मृत्यु हो गई, जो उनके हाथ में ही फट गया था। अपने पति की मृत्यु के बाद दुर्गा देवी लगातार यात्रा करती रहीं और पुलिस से एक कदम आगे रहीं। जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई तो दुर्गा देवी ने पंजाब के पूर्व गवर्नर और क्रांतिकारियों के जानी दुश्मन लॉर्ड हैली को मारने का प्रयास किया। हालांकि हैली बच गया, लेकिन उसके कई सहयोगी मारे गए। दुर्गा देवी को ब्रिटिश पुलिस ने पकड़ लिया और 3 वर्ष के लिए जेल भेज दिया। स्वतंत्रता के बाद दुर्गा देवी गाजियाबाद में गुमनाम रहकर आम नागरिक की तरह रहने लगी। बाद में उन्होंने लखनऊ में गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोला। गाजियाबाद में 15 अक्टूबर 1999 को 92 वर्ष की उम्र में दुर्गा देवी का निधन हो गया। उनका साहस और निर्भीकता निस्संदेह माँ दुर्गा की तरह थे, जो अपनी मातृभूमि को विदेशी शासन से मुक्त कराने के लिए ब्रिटिश ताकतों से लड़ी। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी का अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है
अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव। आकाशवाणी समाचार के साथ। और अब आज का संस्कृति संदेश समर्पित है प्रसिद्ध संगीतकार शंकर जयकिशन की जोड़ी के शंकर सिंह रघुवंशी को, जिनकी आज जयंती है। मुंबई यानी बॉलीवुड को माया नगरी कहा जाता है। किस्मत साथ दे तो यहाँ इंसान को फर्श से अर्श तक पहुँचने में देर नहीं लगती। लेकिन ये भी सच है कि यहाँ कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बुलंदियों तक पहुँचने के लिए कड़ा संघर्ष किया है। 1949 से 1971 तक लोगों के दिलों पर राज करने वाली संगीतकार शंकर जयकिशन की जोड़ी की कहानी भी कुछ कम रोचक नहीं है कि ये जोड़ी शंकर सिंह राम सिंह रघुवंशी और जयकिशन दयाभाई पांचाल नाम के दो संगीतकारों की जोड़ी थी। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इस जोड़ी के शंकर सिंह रघुवंशी की, जिनकी आज जयंती है। शंकर सिंह का जन्म 15 अक्टूबर 1922 को हैदराबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम राम सिंह रघुवंशी था। संगीत के प्रति इनका रुझान बचपन से ही था। अपने प्रारंभिक वर्षों में इन्होंने बाबा नासिर खान साहब से तबले की विधिवत शिक्षा ली। इसके बाद प्रसिद्ध संगीतकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर से इन्होंने संगीत की बारीकियों को जाना। संघर्ष के दौर में संगीतकार शंकर ने ऑर्केस्ट्रा में अभिनय भी किया। बाद में इन्हें मुंबई के पृथ्वी थिएटर में काम मिल गया। वहीं एक दिन इनकी मुलाकात जयकिशन से हुई और शंकर ने जयकिशन को पृथ्वी थिएटर में हारमोनियम बजाने का काम दिला दिया। बाद में इन दोनों ने राज कपूर की फिल्म बरसात में शंकर जयकिशन के नाम से संगीत दिया। फिल्म के संगीत ने तहलका मचा दिया। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अब एक नजर आज के मौसम पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों के मौसम का हाल। राजधानी दिल्ली में मौसम साफ रहेगा। कोलकाता और मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में बादल छाने और हल्की वर्षा या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू, लेह और मुजफ्फराबाद में मौसम साफ रहेगा। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र इम्फाल, शिलांग, कोहिमा, आइजोल, ईटानगर, आगरतला और गुवाहाटी में बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार गरज के साथ बारिश भी हो सकती है। गंगटोक में आसमान साफ रहेगा। महाराष्ट्र सरकार ने हजारों पुलिस कांस्टेबलों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने निचले रैंक के पुलिसकर्मियों की पदोन्नति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इन पुलिसकर्मियों का पुलिस सब इंस्पेक्टर बनने का सपना साकार होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने 7 नई रक्षा कंपनियों का लोकार्पण किया। कहा, ये नई कंपनियां भविष्य में देश की सैन्य शक्ति का मजबूत आधार बनेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने में रक्षा विनिर्माण की भूमिका महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा, देश अब अपने पारंपरिक कौशल को आधुनिक संभावनाओं से जोड़ रहा है।
गुजरात के सूरत में वर्चुअल माध्यम से छात्रावास के पहले चरण का भूमि पूजन किया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 97 करोड़ 14 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। वित्त मंत्री ने कहा, महामारी पर नियंत्रण के लिए वैश्विक टीकाकरण महत्वपूर्ण। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस 2021 के परिणाम घोषित, कुल 41,862 उम्मीदवार सफल हुए। विजयदशमी का पर्व आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।